जरा सोचिए, हमारे कपड़े, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, ये सब किसी फैक्ट्री में नहीं बने, बल्कि एक बीज की तरह उगाए गए हों। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलिए, प्रकृति से प्रेरित डिजाइन की इस क्रांतिकारी दुनिया को और करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है संयोजन का युग, जहां एक कार हजारों अलग अलग पुर्जों को जोड़कर बनती है, और दूसरी तरफ है विकास का युग, ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों को मिट्टी के हिसाब से ढालता है। एक मॉडल कचरे का पहाड़ खड़ा करता है तो दूसरा प्रकृति में ही घुल मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। देखिए, हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन अपने आप में एक क्रांति थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसने हमें सस्ती कारें और ना जाने कितने ही उत्पाद दिए, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत चुकानी पड़ी। हमारे लैंडफिल भर गए और हर उत्पाद एक जैसा दिखने लगा, जिससे डिजाइन में जो रचनात्मकता थी उसकी गुंजाइश भी कम हो गई। जरा प्रकृति को देखिए। क्या कभी किसी पक्षी के पंख में स्क्रू या किसी पेड़ की टहनी में कोई जोड़ देखा है? नहीं है ना? प्रकृति में सब कुछ एक इकाई के तौर पर विकसित होता है, जबकि हम इंसानों ने हर चीज को टुकड़ों में बनाने की आदत डाली है। यही तो वो बुनियादी फर्क है, और सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा मौजूदा तरीका सही नहीं है, तो फिर भविष्य कैसा दिखेगा? इसका जवाब हमें मटीरियल इकोलॉजी नाम के एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र में मिलता है, जो डिज़ाइन, जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी को एक साथ ले आता है। अच्छा, मटीरियल इकोलॉजी का सीधा सा मतलब है किसी प्रोडक्ट को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र के लिए डिज़ाइन करना। इससे ऐसे समझिए, एक ऐसे जूते के बारे में सोचिए जो न केवल आरामदायक हो, बल्कि जब वो पुराना हो जाए तो उसे ज़मीन में गाड़ने पर वो खाद बन जाए। बस यही मटीरियल इकोलॉजी है। ये जो बात कही गई है, ये वाकई दिल को छू जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत की जो मौसम के हिसाब से अपनी खिड़कियां खुद बंद कर ले या गर्मी में खुद को ठंडा रखे, ठीक एक जीवित प्राणी की तरह। ये भविष्य का निर्माण नहीं है, ये भविष्य का विकास है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कंपनियां इसे असल में अपनाएंगी कैसे? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो किसी भी कंपनी में इनोवेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक बहुत ही आम बिजनेस प्रॉब्लम है, नहीं? अक्सर आर्ट्स, साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स अपने अपने डायले में काम करते हैं, जिससे असली इनोवेशन कहीं अटक जाता है। तो इसका हल क्या है? इसे इनोवेशन का चक्र भी कह सकते हैं। देखिए, ये एक कलाकार की कल्पना से शुरू होता है, फिर वैज्ञानिक उस कल्पना को परखते हैं और उसे ज्ञान में बदलते हैं। इसके बाद इंजीनियर उस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल समाधान बनाते हैं, और आखिर में डिज़ाइनर ये पक्का करते हैं कि वो समाधान लोगों के लिए उपयोगी और आकर्षक हो। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, जिससे इनोवेशन लगातार चलता रहता है। और असली जादू वो यहीं पर है, इन विभागों के बीच की दीवारों को तोड़ने में। जब कलाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर और डिज़ाइनर एक ही टेबल पर बैठकर काम करते हैं, तो वो सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वे ऐसी सफलताएं हासिल करते हैं जो पूरे बाजार को बदल देती हैं। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर कुछ ऐसे असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो इस भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। 6500। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उन सहयोगियों की संख्या है जिन्होंने मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जिसे इंसान अकेले कभी नहीं बना सकता था। और ये सहयोगी इंसान नहीं है। ये है सिल्क पवेलियन। देखिए, एक रोबोटिक आर्म ने धागों का एक जाल बना, और फिर 6500 रेशम के कीड़ों ने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरा किया। ये को डिजाइनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां टेक्नोलॉजी और प्रगति ने मिलकर एक अनोखी और सुंदर संरचना बनाई। तो बिजनेस के लिए इसका मतलब क्या हुआ? कल्पना कीजिए कि पुल और इमारतें इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि रोबोट और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बन रही हैं। इससे न केवल बनाने की लागत और समय कम होगा, बल्कि हम पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ को भी काफी हद तक कम कर पाएंगे। अब अगुआ हो जा प्रोजेक्ट को देखिए। यहाँ झींगे के छिलकों जैसे जैविक कचरे से एक ऐसा बायोपॉलिमर बनाया गया है जो पानी के संपर्क में आने पर अपने आप घुल जाता है। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो इस्तेमाल के बाद पर्यावरण में गायब हो जाएं, ठीक एक सेब के छिलके की तरह। और असल में सर्कुलर इकोनॉमी का यही तो मतलब है, ऐसे उत्पाद बनाना जो कचरा ना बने, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएं। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरकर मिट्टी में वापस मिल जाता है और जीवन का चक्र चलता रहता है। तो अंत में ये सब हमें सोच के एक बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। ये सिर्फ नई सामग्री या तकनीक के बारे में नहीं है,
ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम टुकड़ों की दुनिया से एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां चीजें एक रूप होती हैं। सोचिए एक ऐसी गेंद के बारे में जो अलग अलग टुकड़ों से सिली गई हो, और एक ऐसी गेंद के बारे में जो हमारी त्वचा की तरह चिकनी और एकसार हो। यही भविष्य का डिजाइन है। अब हम बेजान चीजें नहीं बल्कि जीवित संरचनाएं बनाने की सोच रहे हैं। ऐसी इमारतें जो दिन और रात के साथ अपना रंग बदलें, जो अपने आसपास के माहौल के साथ सांस लें। और शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे अहम सार है वो यही है, हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अंतिम उत्पाद कैसा दिखेगा, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि उसे बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर हम प्रक्रिया को प्रकृति के नियमों के अनुसार डिजाइन करते हैं तो रूप अपने आप सही होगा। तो अब सवाल ये है, कौन सा उद्योग सबसे पहले उगाना सीखेगा? क्या हम उगाए हुए कपड़े पहनेंगे, उगाई हुई इमारतों में रहेंगे, या उगाए हुए अंगों का इस्तेमाल करेंगे? खैर, एक बात तो तय है, भविष्य बनाया नहीं जाएगा, उसे उगाया जाएगा।